हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस एग्ज़ाम में कोई बहुत ज़्यादा अंतर या समय नहीं बचा है। जिस समय ये वीडियो आपके सामने आएगा, अगर उस दिन से आप अपने एग्ज़ाम की डेट को देखेंगे तो शायद गिनती के आपके साथ 28 या 29 दिन बचे हों और उसी 28 और 29 दिन के अंदर आपको प्रॉपर एक पूरा रिवीजन करना है और चीज़ों को एक बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट भी करना है। इसी के साथ मैं रवि झा आपके साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पार्ट 2 को लेकर पेश हुआ हूँ। पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक सवाल से लेकर 48 तक के चीज़ों के बारे में जानकारी ली और उनको जानने और समझने की कोशिश की। आज की क्लास में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 49 ऑनवर्ड्स चीज़ों को लेकर चर्चा करूंगा और हम और आप मिलकर ये देखेंगे कि आखिर उसका क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो अगला सवाल निकल कर आता है वो ये बात करता है कि वेयर द प्राइस ऑफ द गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज टू फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी who fails to fix the valuation but goods are supplied to the buyer under section 10 of the sales of goods act the buyer is। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि liable to pay the residual price of the goods, यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है, दोनों के बीच में प्राइस को लेकर कंफ्यूजन है, उन्होंने तीसरे व्यक्ति को इसके लिए अपॉइंट किया, तीसरा व्यक्ति भी उस प्राइस को फिक्स करने में फेल्ड हो गया, लेकिन मीनवाइल क्या हो गया, जो गुड्स था वो आपका सेलर से बायर को ट्रांसफ़र हो गया। तो अब ये बायर की जिम्मेदारी बनती है कि अब सवाल ये है कि जो पैसा वो मांगेगा भाई वो तो हम उसको नहीं देंगे और जो पैसा हम देना चाहते हैं वो पैसा वो लेगा नहीं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो भी एक रिजनेबल प्राइस है वो ज़रूर पे किया जाना चाहिए। उसके बाद आपका जो अगला सवाल आता है वो बात करता है स्टिपुलेशन को लेते हुए। तो अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस को देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वो जो मेन पर्पस होता है ना, दैट इज कॉल्ड आपका कंडीशन, और जो उसका सब्सिडियरी जो सेकेंडरी पर्पस होता है आमतौर पर हम उसको वारंटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इन अ सेल बाय सैंपल द इम्प्लाइड कंडीशन का तात्पर्य क्या होता है, तो इम्प्लाइड कंडीशन का तात्पर्य ये होता है कि द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद अ सैंपल, यानी कि जो चीज़ बायर खरीद रहा है और आमतौर पर जो सैंपल उसको शो किया गया है वो उस सामान के बल्क को उस सैंपल के साथ कंपेयर ज़रूर करेगा, ताकि जो चीज़ हमको दिखाई गई है क्या वही चीज़ें हमें मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। उसके बाद अगला सवाल आपका आता है कि डिलीवरेबल स्टेट का तात्पर्य क्या होता है। तो यहाँ पर आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर बायर बाध्य है लॉ के द्वारा उसकी डिलीवरी को लेने के लिए, उसी गुड्स को हम लोग डिलीवरेबल स्टेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अंडर सेक्शन 19 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रॉपर्टी जब पास होती है तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि इंटेंडेड बाय द पार्टी टू पास, यानी कि वो पार्टी का इंटेंशन होता है कि हम उस प्रॉपर्टी को पास करेंगे, करना है या कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि द लॉ relating to the transfer of title of goods under the sale of goods act 1930 has been provided under, तो आमतौर पर ये विचारधारा आपको देखने को मिलती है धारा 27 से लेकर धारा 30 के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर आपसे बात की गई है मैच दी फॉलोइंग को लेते हुए। तो आमतौर पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 के अंदर सेल बाय डिस्क्रिप्शन का जिक्र किया गया है। अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 27 का जो तात्पर्य है वो आपको देखने को मिलता है सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर को लेते हुए। उसके बाद अगर आप धारा 16 की बात करते हैं तो ये बात करता है कंडीशन और वारंटी को देखते हुए। तो आमतौर पर ऐसे आपको चीज़ों को कोरिलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, तो ये विचारधारा आपको देखने को मिलती है कि सेल बाय बायर इन पोजीशन बिफोर सेल। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसके दूसरे सवाल पर आते हैं तो यहाँ पर भी बात करता है कि नो मैन कन्फर अ बेटर टाइटल दैन दैट विच हिमसेल्फ ही इज़। तो आमतौर पर ये प्रिंसिपल आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी देखने को मिलता है। और
सेम मैगजीन को लेके सवाल पूछा गया है कि इसका जिक्र आपको इस एक्ट में कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है धारा 27 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम 59 की बात करते हैं तो ये बयां करता है कि अंडर सेक्शन 23 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉर पासिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, इसका मतलब ये होता है कि द गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट, यानी कि गुड्स का तात्पर्य एक ऐसे सामान से होता है जिसकी डिलीवरी किसी भी वक्त की जा सकती है या वो सामान डिलीवर करने के लिए बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट अंडर सेक्शन 20 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द प्रॉपर्टी इन गुड्स passes to the buyer when, इसका मतलब ये है कि आमतौर पर जब कॉन्ट्रैक्ट आपका फॉर्म किया जा रहा है या जब कॉन्ट्रैक्ट आपका बनाया जा रहा है, आमतौर पर ये उस बारे में बात करता है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि धारा 23 का संबंध किससे है, तो आमतौर पे ये बात करता है आपका अनसर्टेन गुड्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पर एक केस आपसे पूछा गया है कि किस केस में इस बात का जिक्र किया गया है कि इनहेरेंट पावर हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड ऑन कोर्ट, इट इज़ अ पावर टू इनहेरेंट इन आ कोर्ट। तो आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट आपका था मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल के केस में। उसके बाद अगर हम लोग इसके अगले सवाल पर आते हैं कि पेमेंट एंड डिलीवरी का जिक्र आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर क्या बयां करता है, तो ये बात करता है कंकरेंट कंडीशंस के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एक अनपेड सेलर का क्या अधिकार होता है, तो वो अधिकार होता है कि वो अगर बायर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो वो उसके सामान के ऊपर अपने अधिकार को जमा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि एज पर सेक्शन 41 द बायर मस्ट हैव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग, तो ये बात करता है कि द गुड्स आर इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि वेदर द गुड्स in transit can be stopped by the unpaid seller after agreeing to receive price later on when the buyer becomes insolvent, तो ये बात करता है बिल्कुल हाँ। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन अ ट्रांजिट, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कह रहा है कि भैया दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि बाय टेकिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एक अनपेड सेलर का क्या अधिकार होता है, तो वो अधिकार आपको देखने को मिलता है आपके किसके अंदर, अनलिन के अंदर, स्टॉपेज के अंदर, रीसेल के भी अंदर, और इवन कि वो केस भी फाइल आपके अगेंस्ट कर सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अनपेड सेलर का जो राइट टू स्टॉपेज होता है व्हेन ट्रांजिट कम टू इन एग्जिस्टेंस, तो ये किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है हैज़ पार्टेड विद द गुड्स बट द बायर हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड द पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी कि उसके पोजीशन से गुड्स निकल चुका है लेकिन वो ऑन द वे है, लेकिन अभी तक बायर को उसका पोजीशन नहीं मिला है, तो उसके पास स्टॉपेज का राइट है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं पेरिशेबल इन नेचर जैसे शब्दों को लेते हुए, तो इसका मतलब ये होता है या तो फिजिकली रूप से वो पेरिशेबल हो चुका है या तो कॉमर्शियली रूप से वो आपका पेरिशेबल हो चुका है, यानी कि नष्ट हो चुका है। उसके बाद जब हम लोग सेक्शन 51 की बात करते हैं तो ये आपके सामने बयां करता है कि आमतौर पे पोजीशन ऑफ द कैरियर क्वा कैरियर, यानी कि जब आमतौर पे गुड्स एक ट्रांजिट होता है काफ़ी लंबे सफ़र के लिए। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, आमतौर पे अनपेड सेलर का क्या अधिकार नहीं है, तो राइट ऑफ लिन ऑन द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच इज़ नॉट अ राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, तो इसका तात्पर्य ये है कि ये बात करता है असर्टेन प्राइस को लेते हुए। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इन द सेल ऑफ गुड्स सेवरल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैव बीन रिटेन्ड टू मीट, अब सवाल यहाँ पर ये है, वो बात करता है स्पेशल कंडीशन एग्जिस्टिंग इन इंडिया रिगार्डिंग द सेल ऑफ गुड्स, यानी कि आमतौर पे भारतीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो भी विशेष कंडीशंस होती है उसके ऊपर आपको गौर करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर
can be exercised only when the buyer has become solvent, insolvent and not otherwise। तो इसका मतलब ये होता है कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो आप ट्रांजिट को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर हैव बीन लिस्टेड इन, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बात करता है सेक्शन 46 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि इफ आ सेलर इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर द टाइटल हैज पास्ड टू द बायर ही कैन रीसेल द गुड्स, क्या वो गुड्स को रीसेल कर सकता है? तो आमतौर पे आप यहाँ पर देखिए सेलर इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर द टाइटल हैज पास्ड टू द बायर, तो यहाँ पे अगर टाइटल पास हो चुका है तो आई डोंट थिंक सो कि वो गुड्स को रीसेल कर सकता है, क्योंकि टाइटल तो सबसे लास्ट में ही आपका क्या होता है, पास ऑन किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट वेयर द बायर इज, तो आमतौर पे जब वो बायर आपका क्या हो जाए, इनसॉल्वेंट हो जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 57 सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है, तो ये कहता है सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी को लेते हुए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विच सेक्शंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील विद द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपका बात करता है धारा 60 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग गुड्स के मर्केंटेबल क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये बात करता है कि द गुड्स आर फ्री फ्रॉम पेटेंट डिफेक्ट, यानी इसके अंदर ऐसा कोई पेटेंट डिफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इन अ सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन as soon as the hammers falls, तो इसका मतलब क्या होता है, तो वो कहता है कि becomes the property of buyer even if there is a condition that the goods shall not be removed before the payment, फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि वो अब बायर की प्रॉपर्टी हो चुकी है। उसके बाद अगर हम लोग धारा 63 को लेकर बात करते हैं तो ये बात करता है आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बारे में। उसके बाद जब हम लोग देखें कि व्हेन द गुड्स आर कैपेबल ऑफ मेनी पर्पस एंड द बायर डज नॉट मेंशन हिज पर्पस टू द सेलर, तो इसका मतलब क्या होता है कि द कंडीशन एज टू द फिटनेस कैन नॉट बी इम्प्लाइड। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट टू द इफेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि विच ऑफ द कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड टू अवेल द एक्सेप्शंस अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये बात करता है कि द बायर शुड मेक नोन, ये बात करता है द बायर शुड रिलाई ऑन द सेल स्किल्स, ये बात करता है द गुड्स मस्ट बी अ डिस्क्रिप्शन विच द सेलर सप्लाइज, तो ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि बेल्ड्राई वर्सेस मार्शल का जो लीडिंग केस है इसका संबंध किससे है, तो ये बात करता है फिटनेस फॉर बायर को लेके। उसके बाद अगर हम कंडीशन और वारंटी की बात करते हैं तो ये आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है जस्ट इन रेम को लेते हुए। उसके बाद अगर हम डिलीवरी की बात करते हैं तो ये आपका सिंबॉलिक भी हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है और आपका कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद जब हम सेल ऑफ गुड्स किसके ऊपर आपका बेस्ड है जब ये देखते हैं तो ये आपका इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट था 1893 का, ये उसके ऊपर बेस्ड है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि इफ़ एनी पर्सन हैज़ बीन सप्लाइड विद द नेसेसरी एंड ही इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू लुनासी, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बात करता है सेल ऑफ गुड्स के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन, इसका तात्पर्य क्या होता है, तो ये बात करता है कि ओनरशिप का भी हम ट्रांसफर लगे हाथों कर रहे हैं। उसके बाद A commissions B to paint a portrait of him at a price of ₹5,000 and supplies to B a painting material. What is the nature of transactions? अगर हम इस transactions के नेचर की बात करते हैं तो ये बात करता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये बात करता है एन एक्शनेबल क्लेम के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि गारंटी के अंदर श्योरिटी की क्या लायबिलिटीज़ होती है, तो लायबिलिटी आपकी होती है
को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सब्जेक्ट मैटर जो आपका प्राइमरी रिलेटेड होता है वो बात करता है गुड्स के बारे में। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कंप्लेंट की, ठीक है, जब गुड्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट वगैरह पाया जाता है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 45 डेज का। और जब हम बात करते हैं कि डीलर से आप क्या समझते हैं, अ बिल्डिंग बॉडीज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द चेसिस, उसके बाद द रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स इन द बिजनेस ऑफ हाइपोथेकेशन, लीजिंग, हायर परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल। तो आमतौर पर ये सभी के सभी लोग आपके डीलर की परिभाषा के दायरे में आते हैं। तो ये कुछ आपके सीआरपीसी के महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जो माफ़ कीजिएगा मैं सीआरपीसी बोल गया, ये सभी आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। तो इनको एक बार जाते जाते ज़रूर देख लीजिएगा। और टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी एक आपका रिवीजन बैच चल रहा है जहां पर हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर आपके पूरे के पूरे इंटायर सिलेबस को एक बार से गो थ्रू किया जा सके। तो आप चाहें तो इस बैच में इनरोल्ड होने के लिए आप यहाँ पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू।